सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। 10 दिन में 10 कार्यक्रम नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा ने नहीं किया कभी, और वो 10 दिन कार्यक्रम नीतीश कुमार के खिलाफ करता है। जब नरेंद्र मोदी गले लगा दे रहे हैं तो सम्राट चौधरी का क्या है, तो मेरे को चुटपुटिया वाला हाल हो जाएगा। जब इतना बड़ा बम धमाका कर दिया नीतीश कुमार ने, तो सम्राट चौधरी कहाँ टिकते हैं यार। नीतीश कुमार का शराबबंदी 2016 में लागू हुआ था, जिसके चलते बिहार में शराब बिकना ही नहीं था और बिहार को विकास करना था। ना बिहार विकास किया, और शराब तो आपको पता ही है, कल दिवाली है, कैसे बिकेगा। ये आरक्षण बिहार की जनता दे रही है। बार बार कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस याद नहीं रखी हुई है। कांग्रेस और नीतीश में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस तेजस्वी में सब ठीक है। नाम कट गया लिस्ट में से कि चिराग पासवान का ही करीबी है, चिराग पासवान से मिलता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़फाड़। देखिए, नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट लाई, उसके बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ा, कई तरह की राजनीति बिहार के परिदृश्य में देखें तो बदलती हुई नजर आ रही हैं, करवट ले रही हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर नीतीश कुमार को बधाई पर बधाई दे रहा है कि अब 2025 का या फिर 2024 का राह हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये इसके लिए लगातार हम इस बात को बता भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो सकती है। कैसे मुश्किल होगी, पंचनामा में आप लगातार इस बात को देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, चीड़फाड़ भी हो रहा है खबरों के बीच में। लेकिन एक चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मचा हुआ है। कई ऐसे जाति के लोग हैं जो इस आरक्षण के दायरे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर या फिर एनडीए गठबंधन के अंदर अगर हम बातचीत करें तो कई तरह के बदलाव देखना चाहते हैं। कैसे रणनीति आगे बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी से, इस पर चर्चाएं अभी तक थमी हुई हैं कि 2025 के आते आते चेहरा लाया जाएगा। लेकिन अंदर अंदर गहमा गहमी काफ़ी तेज है। अब दायरा जो बढ़ रहा है, जातीय आधारित जनगणना जो हुई है, उस पर मंथन तो जरूर चल रहा होगा। तो क्या अब मान लिया जाए कि अंदर अंदर घमासान मचा हुआ है एनडीए गठबंधन में। चाहे अगर हम बातचीत करें सम्राट और चिराग के बीच में, चूंकि कहीं ना कहीं दोनों जो एक तरीके से जो जाति आधारित जनगणना हुई है, इस जनगणना के आधार पर वो अपनी रणनीति बनाना चाहते हैं। पंचनामा आज का हमारे इसी पे विशेष रहेगा। चीड़फाड़ करेंगे कि क्या वाकई में चिराग और सम्राट के बीच में कोल्ड वॉर की स्थिति आ गई है, कुशवाहा की नज़र में तीसरा मोर्चा है। चलिए डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास जुड़ते हैं, चर्चा करेंगे, चीड़फाड़ करवाएंगे कि सर अब जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना लाई है, जो हमने बातें कही, क्या वाकई में बीजेपी या एनडीए के गठबंधन के अंदर कोल्ड वॉर जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं? देखिए, जिस दिन भाजपा ने बिहार में एक वाइल्ड कार्ड डिसीजन लिया था सम्राट चौधरी को आगे करके, यूजुअली भाजपा में बनिया बीच में एक बार यादव को बनाया गया था, नित्यानंद राय को, लेकिन यूजुअली बनिया भूमिहार ब्राह्मण इसी आसपास में घूमता है बिहार में अध्यक्ष का कारवां। वो जिस तरीके से फेल हुआ था नित्यानंद राय वाला, बहुत विफल माना जाता है। उनको बनाकर जो भाजपा चाहती थी कि यादव बिहार में उनकी तरफ हो जाए, आकर्षित नहीं हुए। यादवों ने कसम खा रखा है कि वो लालू यादव तेजस्वी के पीछे ही घूमेंगे। उनको अपने नेता में ना कोई कमी नजर आती है, ना किसी तरह की उनकी कोई हरकतों से उन्हें कोई दिक्कत होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पीछे एक बड़ा हिंदू समाज घूम रहा है, वैसे ही जैसे ओवैसी को एक बड़ा सपोर्ट मिलता है मुसलमानों का जी, उसी तरीके से ये जो समीकरण बनाया जा रहा है बिहार में, तो समीकरण के आधार पर भाजपा ने एक वाइल्ड डिसीजन लिया। पहली बार कुशवाहा समाज के व्यक्ति को बिहार में कमान दिया गया, और वो भी कि भाजपा के पास अपना कोई कुशवाहा नेता उतना मजबूत था नहीं, या दिखा नहीं भाजपा को, है नाम में ले सकता हूँ लेकिन भाजपा को दिखा नहीं। तो भाजपा ने आयातित सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दिया। पार्टी के स्तर पर तो आयातित नेताओं को जब भी कोई बड़ा पद मिलता है तो बवाल होता ही होता है। एक बड़ा हिस्सा तभी नाराज हो गया था, मैंने खबर भी चलाई थी। आज भी उन लोगों के संपर्क में मैं हूँ, जानता हूँ कि उनकी नाराजगी है। अध्यक्ष जानबूझकर ये होता है, सम्राट चौधरी पर ही आरोप नहीं लगेगा, सब पर लगता है। सम्राट चौधरी हो या जो कोई अध्यक्ष हो, अपने हिसाब से कमेटी बनाता है और वो उसको अधिकार मिलता भी है। लेकिन काट छांट जो होता है ना, चाहे ललन सिंह ने किया हो, चाहे अशोक चौधरी अपने
कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान किए हों, या अशोक चौधरी के बाद जो बाकी लोग बने उन्होंने अशोक चौधरी के लोगों को छाटा, इसलिए अशोक चौधरी से देखिए एक बड़ा हिस्सा भाग कर आ गया था जदयू में। तो ये होता है, लेकिन सम्राट चौधरी को आगे करके भाजपा जो फायदा भुनाना चाहती थी वो फायदा तो चुनाव में ही मिलेगा, और 24 के चुनाव में तो आपको मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिए हैं कि ऐसा सम्राट चौधरी कितना मैंने क्या चुटपुटिया पटाखा दिवाली वाला, उस तरह से फट फुट जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा गेम खेला है तो उसको कंपनसेट भाजपा कैसे करेगी? निश्चित तौर पर भाजपा के पास समीकरण था क्या है? भाजपा अपने सहयोगी चिराग पासवान एक बड़ा हिस्सा है उसके, भाजपा की रणनीतियों को बिहार में जमीन पर उतारने के लिए चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान अपने दम पर कितना वोट लाएंगे कमेंट में लिखिएगा, मुझे पता है, तो वो चर्चा मैं आपको समझा दूंगा। वहीं चिराग पासवान कैटलिस्ट खुद में बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन किसी समीकरण में पहले से बने हुए केमिकल इक्वेशन में उसको डाल दिया जाए तो कैटलिस्ट उसकी प्रक्रिया को तेज कर देता है। बिहार में भाजपा जो वोट बैंक साधने के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ रखती है इतने दिनों से, वो काम चिराग पासवान कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने अंतिम राजनीतिक क्षणों में भाजपा के साथ सवर्णों के वोट बैंक के क्या कहा सकता है उसको, रिपल्सिव बन गए थे, रिपल्सन करने वाले बन गए थे। मतलब चुंबक का एक हिस्सा होता है ना जो भगाता है दूर, उस तरीके से हो गए थे, अपोजिट साइड हो गए थे। चिराग पासवान सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपने पाले में करने में सक्षम हो रहे हैं। भाजपा साथ रहेगी तो चिराग पासवान की ये ताकत 10 गुनी 20 गुनी होता है, जैसा कि मगरमच्छ समुद्र में होता है, पानी में मगरमच्छ ताकतवर होता है, उसी तरीके से पानी से बाहर निकाल दिए चिराग पासवान भाजपा से लौटेंगे, बहुत ताकतवर नहीं रहेंगे, लेकिन भाजपा के साथ रहेंगे तो बहुत ज्यादा उनकी ताकत मजबूत होगी। और इसका फायदा चिराग पासवान को नहीं मिलने जा रहा है, ये भाजपा को ही मिलेगा फायदा। नीतीश कुमार भाजपा को तो इतना विधायक जितवा दिए, अपना जिता पाए, ऐसे ही चिराग पासवान नीतीश कुमार की तरह ही भाजपा को बहुत मजबूत कर सकते हैं साथ रहे तो। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा के पास कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। नीतीश कुमार के लॉकुश में सीधी सेंधमारी करने की ताकत उनके पास है, और सम्राट चौधरी की तरह कल के आए हुए नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता बिहार में है, और अगर नीतीश लॉकुश समीकरण में एक्टिव नहीं रहते हैं या नीतीश राजनीति से संन्यास लेते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े नेता लॉकुश के हो जाएंगे। नीतीश के बाद वही है, और उसके बाद मांझी जी हैं, मुकेश सहनी पर भी डोरे डाल रही है भाजपा। मुकेश सहनी को आप राइट आउट मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लोग, मैं कल भी परसों भी देख रहा था, कोई विश्लेषण कर रहे थे कि मुकेश सहनी तो अब आ जाएंगे महागठबंधन में, चले क्यों नहीं गए, आवाज क्यों छोड़ दिया? इतना बड़ा जातीय गणना हुआ, इतना सर्वेक्षण का आया रिपोर्ट, कहा नहीं मुकेश सहनी साथ में खड़े नजर आए? क्योंकि मुकेश सहनी भी वेट कर रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं। पहली कमिटमेंट कर दो, चुनाव के वक्त में पीठ में छुड़ा, यही महागठबंधन से मिला था। तो ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि तेजस्वी कितने महत्वाकांक्षी हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कल भाजपा के दबाव में ही कैसे कुर्सी छीन ली थी, उनको भी ये बात पता है। वो जानते हैं कि नागनाथ साफ नथ वाला हाल है, तो वो भी वेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि भाजपा से नेगोशिएट करने की स्थिति में ज्यादा है। और अब तो ये भी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी कंफ्यूज हो गए हैं, नीतीश कुमार जो बयान दिए हैं उसको लेकर वो कंफ्यूज हो गए कि फ्यूचर है भी नीतीश कुमार का बिहार में कि नहीं। अब अंदर की बात है, मैं नहीं बताऊंगा, प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक, मैं बताऊंगा नहीं प्रतिक्रिया कहाँ आई कैसे आई, लेकिन प्रतिक्रिया आई एक जगह, अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये तय है, बिना सोच के मैं बात नहीं बोलता हूँ। अब बात क्या है, तो देखिए अपना तरीका है सम्राट चौधरी के काम करने का। सम्राट चौधरी को भाजपा कोई अपना सबसे बड़ा नेता बनाकर तो बिहार में लाई नहीं है। ओबीसी पिछड़ा इन सब को भाजपा केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बाकी लोग करते हैं। ये आरक्षण नीतीश कुमार को अपने घर से नहीं देना है। कल से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कमेंट में आकर भी लिख रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर भी हवा पानी बनाने कोशिश कर रहे हैं, कुछ अति जातिवादी लोग भी कई पार्टियों में मैं देख रहा हूँ कि ज्ञान दे रहे हैं, पच नहीं रहा। समझना चाहिए ये आरक्षण बिहार की जनता दे रही है, नीतीश कुमार को इससे फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश पहले से आरक्षित है, तेजस्वी यादव को फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से आरक्षित है। जो अनारक्षित है उनके
हिस्से का काट कर दिया जा रहा है ना। जब मंडल आयोग हुआ था तब भी बवाल हुआ था देश में, जी, जब पिछली बार आरक्षण की बात हुई थी तब भी बवाल हुआ था देश में। एक अब आंदोलन हुआ क्या, किसी सवर्ण समुदाय के जो कम्युनिटी है या जो क्या कहता है, एक संगठन जैसा कुछ जी, होता है जी, जो जी। बड़े बड़े, किसी ने विरोध किया क्या अभी तक? अब आप जानकर उनके सामने नाच कर रहे हैं, उनके इनका रहे हैं, विरोध अब दिखा देंगे तुमको, अब दिखा देंगे तुम। देखिए मैं एक बात बता दूं, कल भी मैंने एक आदमी कहा कि आप गोदी मीडिया तो नहीं है लेकिन मनुवादी मीडिया है। नया क्लासिफिकेशन ला दिया मेरे लिए और कहा कि आपका पंचनामा जल्द ही पंचरनामा हो जाएगा। कमेंट में किसी ने लिखा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फेज गुजर रहा है। मैंने आपको कल भी कहा था, ऑफ रिकॉर्ड ही मैंने कहा था ये बात, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह दूं। बिहार के इतिहास में आज तक के टाइमलाइन में महत्वपूर्ण 3 बड़ी घटनाएं मैं मानता हूं। उससे पहले भी हुई थी उड़ीसा बंगाल वाला, एक बार भी बाढ़ भी आया था बहुत बड़ा, उससे भी बिहार डैमेज हुआ था। लेकिन मैं बता दूं कि 3 बड़ी घटनाओं को भूलना नहीं चाहिए और उसमें सबसे बड़ी घटना हुई है कल 75% आरक्षण का। जी, 3 जो घटनाएं हैं, एक बिहार और झारखंड का डिवीजन, जो लालू यादव ने कहा था कि उनकी लाश पर होगा और लालू यादव जिंदा है। दूसरा, नीतीश कुमार का शराबबंदी 2016 में लागू हुआ था, जिसके चलते बिहार में शराब बिकना ही नहीं था और बिहार को विकास करना था। ना बिहार विकास किया और शराब तो आपको पता ही है, कल दिवाली है, कैसे बिकेगा। मैं तो दावा करता हूँ, जहरीली शराब, ये हवा का दावा लगता है, मैं दावा करता हूँ कि सारे नेताओं के घरों में आज चले जाइए। खूब बटा रहा है, बुला बुला के आपके लिए लाए हैं बाहर से, बड़ा जान पे खेल के लाए, आपके लिए वहां से लाए, बटा रहा है दारू जी, नेता बांट रहे हैं। और कल तो खाली मुंह में लगा के चेक कर लेना है, जाना है बधाई देना, टप से मुंह में लगा देना है, तो अपने आप जो मीटर है वो बजने लगेगा। तो ये सच्चाई है बिहार की। प्रिविलेज लोगों के लिए नीतीश कुमार ने कोई नियम नहीं बनाया है। इनके विधायक, इनके सांसद, इनके आसपास के लोग, इनके पार्टी के लोग अगर ऐसी घटना में पकड़े जाते हैं, इन्हीं के पार्टी के नहीं, भाजपा के एमएलसी नहीं पकड़ाए थे रोड पे, अटल पथ पे गाड़ी कहा हुआ उनके साथ, कहे नहीं जेल गए वो? जेल कौन जाएगा पता है? जो बेचारा गरीब है वो नहीं, जो अफ्रीका से सबसे आएगा यहाँ, हाँ, बाहरी विदेशी को भी भेज सकते विदेशी को भेजा हैं, बताने के लिए कि भाई बिहार में विकास हो रहा है, समझ लीजिए। अफ्रीका से आकर आपको बिगाड़ नहीं देंगे बिहार का विकास। ये आईवॉश है। नीतीश कुमार ने आज तक कोई भी चीज कंक्रीट नहीं किया है, आईवॉश ही करते आए हैं और ये भ्रम होता है लोगों को। तो ये 3 बड़े टाइमलाइंस में से 2 टाइमलाइन तो मैंने बता दिया, तीसरा टाइमलाइन है आरक्षण का दायरा बढ़ाना। आपको जानना चाहिए कि ना शराबबंदी का विरोध हुआ, ना बिहार झारखंड के बंटवारे पर किसने विरोध किया जनता ने, और ना आरक्षण पर कोई विरोध करने जा रहा है। तो जब सवर्णों को दिक्कत नहीं है, जनरल को दिक्कत नहीं है, तो कोई और दिक्कत क्यों जबरदस्ती बताने की कोशिश कर रहा है? हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको जो उनको हर चीज में विरोध करना है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो विरोध करना है, अरे वो दूसरा देश जा रहा, जाने दीजिए भाई, काहे उसको रखे दिले हैं जी। तो हर चीज पे विरोध करना है, हर चीज पे उनको कुछ ना कुछ बोलना है। दिन क्यों है तो दिन क्यों है भाई, ठंड है तो ठंड काहे हो गया भाई, यही चलता है उनका। तो वैसे लोगों को माफ कीजिए, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या क्या विरोध कर रही है इसका? नहीं कर रही है, क्योंकि सबको पता है कि इससे आरक्षण का दायरा बढ़ाने से एक सर्टेन समाज को फायदा होगा। लेकिन बार बार नमन मिश्रा एक बात कह रहा है कि जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला उनको कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या स्कीम है बताइए मोदी जी, बताइए नीतीश जी, बताइए तेजस्वी। कोई स्कीम नहीं है, किसी को नहीं। आपके पास आंकड़े थे, मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, अपने जी चोरी तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ किसी की राजनीति में जी। आपके पास आंकड़े थे, सभी जाति का आंकड़ा था, जातिवार काहे नहीं दे दिया आरक्षण? ये ग्रुप काहे बनाए? ईबीसी है, ये डीबीसी है, ये सीबीसी है, क्यों बनाया आपने? आप क्यों नहीं, नुनिया का 3% है तो 3% दिया, यादव का अगर 11% है, 12% है तो 12% दिया, 14% तो 14% दिया। ब्राह्मण भूमिहार को देने की बात नहीं कर रहा हूं, समझ लीजिएगा बात को जी। मैं जनरल को देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तेली समाज अगर 0.something% है तो उतना परसेंट उसको आरक्षण दे दीजिए। बिल्कुल। ये एक साथ क्लासिफाई क्यों करते हैं? चोरी यही है आपकी। और मैं तो बोलता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिनको लगता है कि पंचनामा पंचरनामा हो जाएगा या बंद हो जाएगा, आपके मुंह में घी शक्कर, कहीं वहीं आके टाइम हवाना नहीं, आपके मुंह में घी शक्कर। मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं।
आप जिस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं, मैंने कल कहा कि सनातन धर्म को बचाकर रखने की जिम्मेवारी क्या केवल सवर्णों की है, ब्राह्मणों की है, सबकी है ना, सबकी है, बिल्कुल। नहीं बचाना है, मत बचाइए। इस देश में दो बात जान लीजिए, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं, दो चीजें होना बहुत दुखद है। आज के डेट में महसूस होता है ये बात, क्योंकि मजाक बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीजों का मजाक बनाया जा रहा है। आरक्षण आपको मिला, आप खुश रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मजाक मत बनाइए किसी का। अनारक्षित जो है उसके साथ आप ऐसे तरीके का भेदभाव मत कीजिए कि अरे अब तुमको दिखा देंगे। क्या दिखा दोगे यार, क्या दिखाना है किसी को? ये दुख होता है। आप, मैं कमेंट में देख रहा हूँ लोग लड़ रहे हैं, सवर्ण जाति के लोग आके लिख रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को बड़ाई कर रहे हैं, नीतीश ने इतना खराब बात बोल दिया, तेजस्वी का बड़ाई क्यों कर रहे हैं, आरक्षण दिया गया और आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वहीं जो ओबीसी और बाकी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण के विरोध में खड़े हो गए। अरे कहाँ विरोध किया? हम तो बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण जरूरी है। तो मांग भी कर रहे थे, नीतीश कुमार जब ला रहे थे उसके पहले से भी मैंने बोला भी कि आरक्षण आएगा। मैं ये भी कह रहा हूं कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र कर रही है और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जातीय जो आरक्षण बढ़ाने की बात चल रही है, कोर्ट में मामला फंसेगा नहीं रत्नेश जी, बिल्कुल फंसेगा। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वही एजुकेट कर रहा हूं आपको, रिसर्च कर करके ला रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां फंस सकता है। किसी को सुनना नहीं, बड़े बड़े अधिवक्ता कह रहे हैं अब तो किसी को सुनना ही नहीं। मैं तो पहले से कह रहा हूं, मैंने तो कहा भी था कि आरक्षण बढ़ेगा इस सत्र में। कहां कोई इंटरेस्ट ले रहा है? कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सभी को नजर आ रहा है अपना फायदा, ये मेरा फायदा कैसे होगा? अरे नमन जी, मेरे फायदे के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? अरे आरक्षण में कैटेगराइजेशन होगा तो जानते हैं हम लोग कैसे बाकी लोग का हक मार पाएंगे। मन में तो ये बैठा हुआ है, मन में तो ये बैठा हुआ है कि 30% पूरा रहेगा तो 30% पूरा ना हम लोग ले लेंगे जी, ये बैठा हुआ है। जी। अब इस चोरी का मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ, ये संविधान करे, नीतीश कुमार तय करे। कल नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा जाएगा, हमसे जब सवाल पूछा जाएगा तो हम तो कहेंगे कि हमने भाई बहुत प्रॉपरली दोनों पक्षों की बात रखी थी, समझाया था। एक बात जान लीजिए, फिर मैं उस बात को भूल गया तो मैं रिपीट कर दूं, उसके बाद फिर मैं विषय पर आ जाऊंगा, माफ कीजिएगा विषयहीन होने के लिए। दो बड़े इस देश में विसंगतियां हैं, दो बड़ा दुर्गति कहा जाएगा वो होता है। एक, इस देश में देशभक्त मुसलमान होना बहुत बड़ा पाप है। जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनकी राजनीति टाइट रहती है। जो इस देश के बाहरी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी वाहवाही खूब होती है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप जानते हैं अच्छे से मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो देशभक्त मुसलमान है, अगर वो चला गया मंदिर में, अगर जय श्री राम बोल देता है या वो भारत माता की जय बोल देता है, उसके खिलाफ जिहाद शुरू हो जाएगा। गर्दन काट के ले आओ इसका, ये कर दो वो कर दो। और सबसे बड़ी बात कि जिस देश के लोगों के हित में वो बोल रहा है भारत माता की जय, वो जिसके हित में जाकर दिवाली और होली मना रहा है, वो हिंदू समाज भी उसको अपना नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। बिल्कुल। वो छटुआ हो जाएगा, बिल्कुल, इधर से भी उधर से भी, ना जात का रहा ना जमात का रहा। जी, ये सच्चाई है। और दूसरा, इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसके बाद ये है, आप सवर्ण हैं, खासतौर पर ब्राह्मण, और आप समाजवादी हैं। फिर मैं कहूंगा झुंझुना छाप की तरह नहीं, वास्तविक तौर पर मैं अपने आप को एक समाजवादी ब्राह्मण मानता हूं। मैं सभी समाज के लोगों को साथ लेकर घूमने और चलने की बात करता हूं, सभी के विकास की बात करता हूं, और ये सबसे बड़ा अभिशाप है मेरे लिए, सबसे बड़ा अभिशाप है मेरे लिए। मेरे समाज के लोग तो कई सवर्ण संगठन है, आप जानते हैं, फोन कर करके बोलते हैं कि क्यों पक्ष में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पक्ष में आप नीतीश कुमार के, क्यों नहीं उठाते हैं मुद्दा ये नीतीश कुमार का जो सेक्स एजुकेशन दोस्त पे आपने एक बार भी नहीं किया। मुझे नहीं करना है, इन बेवकूफाना बातों में मुझे नहीं पड़ना है। बिल्कुल, हमने कह दिया कि उनकी मानसिक स्थिति नहीं है, जांच होगी तो होगी, नहीं होगी। यही बयान दिए थे कि बाकी जो बयान था आरक्षण का दायरा ये सब दब गया था, इस बयान के चलते हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम क्या लड़ाई लड़ रहे थे? एक पत्रकार क्या लड़ाई लड़ता है कि किसी को न्याय मिल जाए, अपने लिए थोड़ी न्याय चाहिए। हमारा तो आरक्षण मिला हुआ है, हम तो काम कर ही रहे हैं जी। आप अब सोशल मीडिया एक फ्री प्लेटफॉर्म है, हम तो इस पर पत्रकारिता कर ही रहे हैं, और ये प्रतिभा का आरक्षण है। इसके लिए किसी को विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप भी चैनल खोलिए, करने लगिए, लेकिन गंभीरता लाइए। तो सर आंकड़ा भी आ गया है, प्रतिभा के चलते ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार कितना सरकारी नौकरी ले रहे हैं। अब देखिए वो बातें अपनी जगह है,
कोई समाज ले रहा है। तो अब यही तो बात है कि अभी जब आप ये कहते हैं तो निश्चित तौर पर वही बात हो जाती है जब उधर से लोग कह रहे हैं कि अब तुमको दिखा देंगे, 10 साल में तुमको दिखा देंगे आरक्षण का लाभ कैसे हम लोग को मिलता है। तो ऐसा नहीं है। जैसे सवर्ण ले रहे हैं नौकरी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साबित कर देना कि जितने ओबीसी हैं और जितने ईबीसी हैं उनका दिमाग नहीं है, इसलिए वो नहीं ले पा रहे, उनमें टैलेंट नहीं है। उसमें तो आंकड़े में वो भी आया है कि और भी जातियां ले रही हैं, उसमें भी भागीदारी है वही उनकी। इसको एज अ होल बताना पड़ेगा। देखिए बहुत आसानी से इस वक्त आप किसी एक तरफ खसक सकते हैं, बोलते बोलते बहक सकते हैं, यही बहकाव रोकना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पंचनामा बहुत आवश्यक है। और अगर किसी को लगता है कि बंद हो जाए पंचनामा, तो हे प्रभु आप आग्रह इस दिवाली में यही कर दीजिए कि पंचनामा बंद हो जाए, हमें भी इस जंजाल से मुक्ति मिले। 2-2.5 साल से मैं बता रहा हूँ रत्नेश जी, और आपने देखा भी बीच बीच में कैसे मैं कभी रिलेक्टेंट होता हूँ। कई बार मैंने पंचनामा में गैप्स लगा दिए और मैं भूल जाता हूँ, फिर फोन आने लगता है, लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं सच बोलता हूँ, मैं डिस्टर्ब शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और फिर मुझे पंचनामा करना पड़ता है। क्योंकि सच बताइए ईमानदारी से, अरे आप ही अपने गिने बार में झांक के देखिए कौन सा पत्रकार है बिहार में जो आपको ईमानदारी से दोनों तरफ की बात बता रहा है। जिस दिन आपके सामने से चला जाएगा पंचनामा, या मान लीजिए कि हम ही किसी दिन नीतीश कुमार की तरह अंड बंड बोलने लगे या बंद कर दिए पंचनामा, उस दिन आपको जरूर याद आएगा ये पंचनामा मैं लिख कर दे रहा हूँ। अंदर की खबरें जो आती हैं, जो आपको ईमानदारी से बिना लाग लपेट के लाकर दे देते हैं, वो नहीं मिलने जा रहा है। और खास बात यह है कि जिस पूरे बिहार की बात चर्चा करने के लिए मैं बिहार आया था, और जिस बिहार के उत्थान के लिए मुझे लगा कि राजनीति, चूंकि बहुत, देखिए राजनीति की खपत मैंने बिहार में देखी ना, तो मुझे समझ में आ गया कि राजनीति से ही बिहार का उत्थान किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां एक ऐसे गठबंधन के घचपच में फंस गई हैं, किसी को स्पष्ट मैंडेट मिल ही नहीं रहा जाती है समीकरणों के चलते, और ये बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी बनते जा रहे हैं, और अब ये आगे कभी भी स्पष्ट मैंडेट किसी एक पार्टी को मिलने नहीं जा रहा है। इसकी वजह से समस्याएं बढ़ेंगी, और आज का विषय भी हमारा इसी पर है। ये बहुत सारगर्भित है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब होगा ना, दिखेगा, तब समझ में आएगा। जब आप कहते हैं कि अरे यार ये बाबर आजम स्लो खेल रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान हार रहा है, तो बुझाएगा नहीं उस समय। जब वो हार जाएगा 6 मैच, तब समझेगा अच्छा इस चलते हारा था। समझ बात ना? तो वो है। अब हमने इतनी राजनीति देखी और इतने दिन भर हम करते हैं इसकी चीड़-फाड़ कि हमें कुछ चीजें समझ में पहले से आ जाती हैं। प्री डायबिटिक सुने हैं ना? डॉक्टर कहता है प्री डायबिटिक है, इसका मतलब डायबिटीज आपको हुआ नहीं है, लेकिन आपका लक्षण और आपका शरीर का जो और आपका जीवनचर्या है वो बता रहा है कि आप डायबिटीज के मरीज बनने वाले हैं। ऐसे ही हम राजनीति को समझते हैं, ऐसे ही आगे की बातें बताते हैं। आरक्षण वाला मुद्दा हो या जाति गणना हो, ये सब हमने उसी तरीके से बताया था। अब ये मामला आरक्षण वाला फंस सकता है, ये भी हम बता रहे हैं। और बिहार में जातीय समूहों की अलग अलग पार्टियां बनने की वजह से एक ऐसा फेज आने वाला है जिस फेज में बिना गठबंधन के सरकार की चेष्टाई नहीं कर सकते हैं। 5-5, 10-10 पार्टियां मिलकर गठबंधन करेंगी, तो जब 5 पार्टियां 4 पार्टियां एक साथ गठबंधन करेंगी तो खींचतान होगा ना, अलग अलग मुद्दा सबका रहेगा ना, इस सारे एजेंडों पर काम करना पड़ेगा ना एक साथ। और एजेंडों पर काम करने के चलते क्या होगा? जनता का कभी भला नहीं होगा, स्पष्ट कोई काम नहीं कर पाएगा। कैसे होगा? अगर एक व्यक्ति कप्तान क्यों होता है टीम में, कि वो फैसला करता है कि बैटिंग पहले करेंगे। अगर 2 कप्तान 5 कप्तान हो तो एक कहेगा बैटिंग करेंगे, एक कहेगा बॉलिंग करेंगे, एक कहेगा नहीं बैटिंग करते हैं, ठीक है ठीक है चेज करते हैं, एक कीपर रहेंगे हम। अब उनमें टॉस हो तो क्या करना है? एक टॉस जीत करके दूसरा टॉस इन लोगों में कीजिए। यही स्थिति ज्यादा जोगी मठ उठाने वाला हाल हो जाता है, और इस वजह से ही परिस्थितियां बिगड़ती है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। कई दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं। चिराग पासवान सम्राट चौधरी का नाम सुनना नहीं चाहते हैं, और सम्राट चौधरी चिराग पासवान का नाम सुनना चाहते हैं। इसके बारे में आप कहिए कि एग्जाम्पल दीजिए, मैं सब लेकर आया हूं। बिल्कुल। आपको एक बात बता देता हूं। चिराग पासवान का जन्मदिन था कुछ दिन पहले, सम्राट चौधरी ने बधाई दी क्या? नहीं दी ना। एक और बात बताता हूँ, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी में विवाद केवल इसलिए नहीं होगा कि दोनों अलग अलग जातीय समीकरण से आते हैं, ये दोस्ती भी केवल इसलिए नहीं होगी कि दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा है। देखिए, दोनों में एक सबसे बड़ी लड़ाई का वजह ये कि दोनों अपने आप को आने वाले बिहार का भविष्य मानते हैं। जहां सम्राट चौधरी के प्रमोशन के साथ साथ ये हल्ला उड़ गया
कि सीएम कि भाजपा सीएम उनको प्रोजेक्ट करेगी। नेक्स्ट वहीं योगी चिराग पासवान की पार्टी तो मानकर चल रही है कि चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम। सीएम होंगे। वो मानकर चल रहे हैं कि महागठबंधन के खिलाफ और कोई चेहरा भाजपा के पास है ही नहीं दूर दूर तक ऐसा। ये सबसे बड़ा लड़ाई का कारण है और इसका प्रूफ आप हर पल देखते हैं। आप कहिए कि भाई सम्राट चौधरी ने बर्थडे नहीं विश किया चिराग पासवान को, ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप? बात केवल बर्थडे विश करने की नहीं है। एक कार्यकर्ता जिसको चिराग पासवान का किचन कैबिनेट कहा जाता था, मैं बोल रहा हूं तो नाम चल रहा होगा दिमाग में, क्योंकि एक ही किचन कैबिनेट है चिराग पासवान के, उसको तोड़कर भाजपा में लाया जाता है कि चिराग पासवान को इसके माध्यम से कंट्रोल करेंगे। और जब वो कार्यकर्ता यहाँ पे कार्यक्रम करता है, क्योंकि कार्यक्रम तो आप जानते हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ कैसे करते हैं, 10 दिन में 10 कार्यक्रम नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा ने नहीं किया कभी, और वो 10 दिन कार्यक्रम नीतीश कुमार के खिलाफ करता है। हफ्ते में 6 दिन में 8 कार्यक्रम करता है नीतीश कुमार के खिलाफ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी में बोलकर कि मीडिया का एक बड़ा पद दिया जाएगा मीडिया में, और मीडिया की लिस्ट आती आती है, उसका नाम नहीं आता है। जानते हैं क्यों? कुछ बातें तो ऊपर ऊपर से पता चलती, कुछ ज्यादा अंदर तक पता चल जाती हैं। चिराग पासवान को एयरपोर्ट पर रोककर बर्थडे केक लेकर चले गए कि रिश्ता भाई वाला थोड़े खत्म हो जाएगा, पार्टी में रहेंगे, और वो केक काटे तस्वीर लगते ही भाजपा में हड़कंप मच गया कि चिराग पासवान से मोह खत्म नहीं हो रहा है। चिराग पासवान हो, कोई भी हो, युवा है, युवाओं को चिराग पासवान का एक बड़ा जनाधार है, पुराना रिश्ता है कई लोगों से, कैसे समाप्त हो सकता है? और आप जान लीजिए कि उसके चलते भाजपा में कला मचा हुआ, संटिंग में डाल दिया गया, नाम कट गया लिस्ट में से कि चिराग पासवान का ही करीबी है, चिराग पासवान से मिलता है। तो देखिए, एक तरफ गठबंधन में है, एक तरफ आप नरेंद्र मोदी गले लगाते हैं चिराग पासवान को, चिराग पासवान का पैर छूते हैं, और दूसरी तरफ बिहार में जिसको कमान दिया वही चिराग को साइड किया, वही चिराग पासवान से अपना लग रहा है कि मैंने अंदर अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है। देखिए, चिराग भी बहुत पसंद नहीं करते सम्राट चौधरी को। आपको याद होगा एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें गए थे, बनने के बाद तुरंत ही तो ढेला मिट्टी फेंका गया था चिराग, कहता लोग कि मैंने चिराग पासवान फेंकवा दिया, क्योंकि चिराग पासवान उस कार्यक्रम से निकल चुके थे, लेकिन सम्राट चौधरी पर ढेला फेंकाया था। चिराग पासवान के प्रति तभी से मैंने इनके मन में सम्राट चौधरी के ये रहता है कि भाई अब तो मेरा तो डायरेक्ट कंपटीशन यही ना है। हालांकि फोटो बाद में आया था दोनों का साथ में, तो जब नरेंद्र मोदी गले लगा दे रहे हैं तो सम्राट चौधरी का क्या है, तो मेरे को चुटपुटिया वाला हाल हो जाएगा। जब इतना बड़ा बम धमाका कर दिया नीतीश कुमार ने, तो सम्राट चौधरी कहाँ टिकते हैं यार, कहीं दूर दूर तक नहीं टिकते। सम्राट चौधरी को लाया भी तो इसीलिए गया है कि एक बड़ा हिस्सा है वोट बैंक का, अगर उपेंद्र कुशवाहा छटक जाएंगे कहीं या अंतिम समय उनको कोई भरोसा नहीं है क्या कर लेंगे, उसमें भी मैं आता हूँ, तो कम से कम सम्राट चौधरी कुछ कुशवाहा नेताओं को तो अपने पाले में करेंगे ना। कुछ लोग आए भी हैं, आपने देखा, आप ही के पास आकर इंटरव्यू देके गए थे जी पिंटू कुशवाहा जी, क्या हुआ, ज्वाइन किए, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति भावना रखते हैं। लेकिन आजकल जितने भी युवाओं से आप मिल रहे हैं, 2 नेताओं का नाम बिहार में युवाओं का जबरदस्त चल रहा है, एक चिराग, दूसरा तेजस्वी जी, चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। और सम्राट चौधरी इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि अभी तो ढंग से भाजपाई भी नहीं हुए थे और उनको पार्टी ने दे दिया जिम्मेवारी। और अभी तो खूब सबक मैं सुन रहा हूँ कि पार्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 70% के आसपास भाजपा बिहार की सम्राट चौधरी से खुश नहीं है। भाजपा ने ले तो लिया है फैसला, चुनाव तक इसे ढोना भी पड़ेगा, लेकिन इसके रेप्रिकॉशंस जो है वो भाजपा को झेलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को आगे करने से केवल चिराग पासवान ही एक नाराज नहीं है, एक बड़ा हिस्सा नाराजगी का उपेंद्र कुशवाहा खुद लेके ढो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले तो ये लगा कि भाजपा ने उनके साथ छल किया ऐसा करके, जब वो बिना किसी शर्त के आ गए एनडीए में, तो फिर इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्यों किया जा रहा है? आप आरसीपी सिंह को देखिए कहाँ फेंका गए, सम्राट चौधरी को आगे करके आरसीपी सिंह का भी तो पत्ता काट दिया कहीं ना कहीं भाजपा ने। तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे भरोसा कर ले भाजपा पर? भाजपा के इसी नेचर की वजह से उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार भी भाजपा को छोड़कर भागे थे, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर भागे थे, सोचिए। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की इस मौजूदा जो उनकी राजनीति है उस पर भी ग्रहण की तरह सम्राट चौधरी ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। और आपको एकदम अंदर की खबर बता रहा हूँ, जब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खुलासा करता हूँ तो पता नहीं बेचैनी क्यों हो जाती है इतनी बिहार की राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे मोर्चे के बारे में भी सोच रहे हैं।
ऐसे कैसे एनडीए में रहते हुए अब ऐसे कैसे, क्या हम बताएं संभव कैसे हो सकता है सर? अब यही बोलेंगे तो किसी का नाम आप पूछिएगा हमसे, तो नाम हम नहीं बताएंगे। जान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीबी लोगों से बातचीत मेरी हो रही थी, और मैंने पूछा कि भाई सीटों का डिमांड जितना आपका है तो संभव नहीं लग रहा है पूरा होते हुए। बीच बीच में नीतीश कुमार आने की बात आ जाती है, नीतीश आए तो आप लोग समाप्त हो जाएगा इसी यहाँ पर चिराग पासवान, नहीं भी आते तो आपको सीटों बहुत मिलने वाली नहीं है, कैसे क्या होगा। तो बिहार में तीसरा मोर्चा थे ना उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार, इस बार भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस तरह बहुत खुश नहीं है। मैं बार बार आपको याद रखिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा का कुछ दोस्ती हो सकता है। अच्छा। और ये एक नया समीकरण बिहार में राजनीति को उत्पन्न कर सकता है। नीतीश कुमार बार बार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस याद नहीं रखी हुई है। कांग्रेस और नीतीश में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस तेजस्वी में सब ठीक है। सर आज भी एक बयान आया है अखिलेश प्रसाद का कि नीतीश कुमार को राजनीति में सब बयानबाजी जो किए हैं वो सही नहीं है, सब नहीं करना चाहिए। कांग्रेस बहुत खुश नहीं नीतीश कुमार से, और कांग्रेस को तो लगता है कि नीतीश कुमार दूर दूर तक राहुल गांधी के आसपास भी भटकने लायक नहीं है, उनकी उतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है। तो इसके रेपरकशंस होंगे, इस लड़ाई का असर होगा। लेकिन जहां एक तरफ महागठबंधन पे आप ये सब लांछन लगा रहे हैं, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार के ब्रह्मास्त्र के बाद एनडीए की स्थिति भी ठीक नहीं है। बिहार में खास तौर पे गड़बड़ाया हुआ है। आज जो स्थिति बनी हुई है सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के बीच, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दोनों भीतर भीतर वो काम कर दे जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से 2020 में किया था। कैसे इसके रास्ते आगे निकलते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि एनडीए में मोर्चा की तैयारी हो रहा है, एक पार्टी तीसरा मोर्चा की तरफ बढ़ रहा है, तो दो दल आपस में ही कोल्ड वॉर शुरू किए हुए हैं। मतलब मामला सन्टिंग का चल रहा है जी। चलिए, तो कहीं ना कहीं जिस जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं एनडीए गठबंधन में कि चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसी स्थितियां मची हैं। क्यों मची हैं? चीरफाड़ किया गया, एक एक नस को निकाला गया, जोड़ा गया, बता दिया गया कि भाई कहाँ से क्या गड़बड़ हो रहा है, कौन गड़बड़ा रहा है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा तीसरे मोर्चे की तरफ जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा संभव है? इस पर चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने चीरफाड़ करके बता भी दिया कि क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए, ऐसे ही तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।